नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज में व्यापारियों से संवाद किया और जीएसटी रिफॉर्म को लेकर चर्चा की है। इस अवसर पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। सीएम ने व्यापारियों और ग्राहकों से सीधे बात कर नेक्स्ट जेन जीएसटी बचत उत्सव के महत्व पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधार से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है और आम उपभोक्ता भी इसका लाभ अब उठा पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा और बताया कि बाजार में मजबूती आई है और डिमांड और सप्लाई में वृद्धि हुई है। सीएम ने मोदी सरकार को इस पहल के लिए धन्यवाद भी दिया है और ये जो संवाद हुआ है अपने आप में बेहद खास रहा, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम व्यापारियों से संवाद किया है और बताया है कि किस प्रकार इसके लाभ जो है वो जन जन तक पहुंचेंगे। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। नेक्स्ट जेन रिफॉर्म की धूम पूरे देश के अंदर सुनाई दे रही है और पूरे देश के अंदर से सामान्य नागरिक, उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी हर एक ओर से एक ही आवाज है कि घटी जीएसटी, मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें लागू हो चुकी हैं और बड़े पैमाने पर जीएसटी में जो छूट आम उपभोक्ता को दी गई है, इसका लाभ सामान्य नागरिक तो ले ही रहा है, साथ साथ बाजार में भी एक मजबूती आई है। डिमांड और सप्लाई के बाजार में मजबूती आने, माल की खपत होने, प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ा है, तो व्यापारी को भी लाभ है, उद्यमी को भी लाभ है और युवाओं के लिए नए रोजगार का सृजन भी हुआ है। विद्यार्थी को नोटबुक, पेंसिल और शिक्षण सामग्री में जीएसटी को 0 किया गया है। घर के उपयोग में आने वाले सभी प्रकार की सामग्रियों में जीएसटी में भारी कटौती करके 0 या 5% तक लाया गया है। दीपावली के अवसर पर और इस पर्व और त्योहार के सीजन में ये जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म ये अपने आप में स्वागत योग्य है और हर तबके का व्यक्ति इस रिफॉर्म का स्वागत कर रहा है। जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाइयों को जीएसटी से पूरी तरह छूट कर दिया गया है। अन्य तमाम प्रकार के जो छूट दी गई है, इसका लाभ हर एक तबके को प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से इस रिफॉर्म का जो लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में इससे मदद मिलेगी। हमारा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी, चूंकि उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य भी है। जीएसटी ये उपभोक्ता टैक्स है, इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को
जीएसटी ने तमाम प्रकार के छोटे मोटे टैक्सों को समाप्त करते हुए वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन 2017 में लिया था। और तब से जो अनेक प्रकार के सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, सेस, ये 17 प्रकार के जो टैक्सेस थे, इनसे पूरी तरह इंटीग्रेट करते हुए जीएसटी के रूप में उसका रिफॉर्म किया गया था। इसने अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की। देश की अर्थव्यवस्था में 7 लाख करोड़ से बढ़कर के 22 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर 49,000 से लेकर 49,000 करोड़ से ले बढ़कर के आज हमारा जीएसटी कलेक्शन 1,15,000 करोड़ से ऊपर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं और देश के अंदर जो संभावनाएं हैं, इस रिफॉर्म से इसको और मजबूती प्रदान होने वाली है और इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने आम उपभोक्ता को भी इसका लाभ। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां पर जीएसटी रिफॉर्म 2.0 को लेकर सीएम बोलते हुए नजर आ रहे थे और क्या कुछ इसके फायदे हैं वो गिनवाते हुए सीएम नजर आए थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र इंदिरा नगर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में नए चिकित्सा भवन का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह, एमएलसी मुकेश शर्मा, प्रमुख सचिव अमित घोष सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस चिकित्सा भवन के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र की सुविधाओं में सुधार होगा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में दक्ष पेशेवरों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि परियोजना की समयबद्धता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के पीलीभीत में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि मोदी सरकार ने पहली बार जीएसटी दरों में कटौती का साहस दिखाया है। उन्होंने कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दरें घटाने को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे व्यापारियों और आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। देश की आज़ादी के बाद से पहली बार, कई बार कर बढ़ाया गया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी ने नवरात्र में और त्योहारों से पहले ये 140 करोड़ देशवासियों के लिए तोहफा दिया है कि जो जीएसटी की दरों में कमी की गई है, इससे उपभोक्ता, कंज्यूमर, व्यापारी, सभी वर्ग के लोगों को लाभ होगा और ये दिवाली का और एक बड़ा तोहफा है। और इससे निश्चित रूप से जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक हम विकसित भारत हमारा बनेगा, उसको बनाने में ये एक मील का पत्थर साबित। कन्नौज में हुई एक महिला की हत्या और लूटपाट की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योगी सरकार अपराधियों को बख्शेगी नहीं और मामले में कानूनी कार्रवाई अत्यंत गंभीरता से की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ ऐसा कड़ा न्याय सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी पीढ़ियां भी किसी के ऊपर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचेंगी। पुलिस ने भी घटना की जांच में पूर्ण तत्परता दिखाई है और दोषियों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। और जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश हैं कि ऐसी सजा दी जाएगी जो कि आने वाले समय में नजीर बनेगी, तो ऐसे में निर्देशानुसार ही सख्त कार्रवाई फिलहाल प्रशासन की ओर से की जा रही है। हमारे कन्नौज में जो गंभीर घटना हुई है, सुनीता जी की हत्या हुई है, लूटपाट हुई है, इस घटना को पूरी सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। यद्यपि जो कठोर कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ हुई है,
किसी अपराधी की स्वप्न में भी हिम्मत नहीं थी कि ऐसा सोचे। लेकिन यहाँ पे एक गंभीर घटना है, गंभीर चुनौती है, उसको उसी गंभीरता से हम लोग ले रहे हैं। हम अपनी बेटियों की सुरक्षा का इंतजाम भी कर चुके हैं और जो अपराधी हैं उनके साथ में वो न्याय होगा कि उनकी 7 पीढ़ियां भी दोबारा जुर्रत नहीं करेंगी कि किसी की ओर आंख उठा करके देखें। हमारी पूरी जिम्मेदारी है अपनी बेटियों की सुरक्षा करने की। जो अपराधियों ने चुनौती दी है उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। बढ़ेंगे आगे। प्रतापगढ़ में दयाशंकर सिंह अफीम कोठी पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी की उपयोगिता पर बात की। उन्होंने कहा कि अगले 50 सालों तक अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनेगी। गाड़ियों के चालान को लेकर उन्होंने कहा कि चालान केवल गलती होने पर होता है और सभी की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अखिलेश की गाड़ी का चालान होने पर बीजेपी पर आरोप लगाने की बात को सीधे तौर पर खारिज किया है। लंबे समय के बाद जो है बहुत दिनों से वो जेल में बंद थे और न्यायिक अभिरक्षा में थे और न्यायालय ने उनको जमानत दिया है और न्यायालय का सम्मान है। देखिए, समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लेती है। आजम खां तो बने एक राजनेता हैं और मंत्री रहे हैं, तो ये कह करके क्या कौन सी बड़ी बात कह रहे हैं अखिलेश जी। ऐसे सरकार उनकी आने वाली नहीं है। अब वो कभी जो तो नेताजी मुलायम सिंह जी ने उनके नेतृत्व में 2012 का चुनाव हुआ था, उसमें नेताजी जीते थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिए और उसके बाद वो लगातार हार रहे। 2014 में मुख्यमंत्री थे और 73 सीटें पाकर भाजपा जो है प्रचंड बहुमत से जीती। 17 में खुद मुख्यमंत्री थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, 330 सीटें भाजपा जीती। 2019 में अपने घोर विरोधी बसपा के साथ लिए, तभी मोदी जी और जोगी जी की लहर को नहीं रोक पाए। और 2022 में कहते थे कि हम 400 सीट पाएंगे और 1988 के बाद 38 सालों के बाद कोई सरकार रिपीट होकर के आई तो जोगी जी की सरकार आई जो दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो इसलिए उनको कोई चांस अब नहीं है और 50 सालों तक कोई चांस नहीं मिलना। बढ़ेंगे आगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 23 महीने 5 दिन की सजा पूरी करने के बाद सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया। उनके गृह जनपद रामपुर में समर्थकों और परिवार के लिए ये सुकून और उत्सव का पल साबित हुआ। रिहाई की खुशी में स्थानीय लोगों ने मिठाइयों का भी वितरण किया। रिहाई के बाद आजम खान के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। रामपुर में लोग मिठाई वितरण और अन्य तरह से जश्न मनाते हुए नजर आए। 10 बार विधायक, 1 बार राज्यसभा और 1 बार लोकसभा सांसद रह चुके आजम खान ने 4 बार मंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाई है। उनका राजनीतिक कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज भी मजबूत माना जाता है। आजम खान के जेल में से बाहर आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई। उनके समर्थक और जनता लंबी कतारों में उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क है और जिले में पुलिस बल की चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक और थाना वेव सिटी क्षेत्र में विशेष महिला सुरक्षा रैली का आयोजन किया गया। रैली को डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीसीपी ने इस अवसर पर कहा कि मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत सभी थानों में महिला सुरक्षा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति 5 जो प्रारंभ किया गया है, उसके तहत हम लोग विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उसी के तहत थाना क्रॉसिंग के अंतर्गत आज हमारी जो थाने पर और नियुक्त महिलाएं हैं वो शस्त्रों से लैस होकर के, और आपने देखा होगा, एक रैली निकाल रही हैं, जिससे एक संदेश जाए लोगों के बीच में कि महिलाएं किसी से कम नहीं है और उनकी शक्ति का प्रदर्शन हो सके और शांति और सुरक्षा व्यवस्था में उनके योगदान को पहचाना जा सके। सीतापुर में शिक्षा विभाग का माहौल उस समय गर्मा गया जब निजी विद्यालय के हेडमास्टर ने बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि बीएसए पर
उनके ही कार्यालय में हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार हेडमास्टर को उनके विद्यालय की महिला शिक्षिका ने शिकायत के बाद स्पष्टीकरण हेतु बीएसए कार्यालय बुलाया था। इस दौरान कहासुनी बढ़ गई और आरोप है कि हेडमास्टर ने बीएसए का फोन छीनकर तोड़ डाला और बेल्ट निकालकर उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। अचानक हुए इस हमले से ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों ने बीच बचाव कर किसी तरह बीएसए को बचाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी हेडमास्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। हाँ, एक प्रधान अध्यापक की सुनवाई लगाई गई थी एक मामले में, जो अपने सहायक अध्यापक को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। बार बार उनको एक पत्र जारी करके उन्होंने राजनीतिक ग्रुप में शेयर किया था, उनको जो है बदनाम करने के लिए। उस पर उनकी सुनवाई लगाई गई थी कि अपना स्पष्टीकरण आकर दें और बताएं कि क्यों ऐसा उन्होंने किया। उस पर जो है वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उनको डांटा गया कि इस तरह की दोबारा ना करें। उस पर वो एग्रेसिव हो गए और उन्होंने फिर बेल्ट निकाल दिया, जान से मारने का प्रयास किया। मेरे पटल साहब के ऊपर भी उन्होंने हमला किया। फिर लोगों ने पकड़ कर उनको बंद किया। पुलिस आई, पुलिस को हमने सूचित किया। क्या नाम है सर उनका और किसी का? ब्रजेंद्र कुमार वर्मा नाम है, महमूदाबाद विकासखंड। अच्छा, ये घटना कितने की? लगभग 4 बजे की, 4:10। फिलहाल वो जेल में है, अभी पुलिस पकड़ के ले गई। उनके बेल्ट ये पड़ी हुई है जिससे उन्होंने हमला किया। आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में त्योहारों को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। सीओ सदर अरुण नौहवार ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में गश्त की और मंदिरों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि संदिग्धों और अपराधियों पर निगाह रखी जा रही है और हर दिन लगभग 5 किलोमीटर की गश्त की जा रही है। पुलिस की तरफ से आम जनमानस के साथ बात की जा रही है रेगुलर, और फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से विभिन्न होने वाले आयोजन कार्यक्रम को कवर किया जा रहा है। वहाँ पर लोगों से बातचीत की जा रही है और सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। सर, देखा जाता है कि आप जब भी निकलते हैं फील्ड पर, लोगों से मुलाकात करने लगते हैं, लोगों से बातचीत करने लगते हैं, क्योंकि जिस तरह से मंदिर के बाहर आप पहुँचते हैं, लोगों से बातचीत करते, किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है? ये जानकारी ली जाती है कि सब सही चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं। हमीरपुर के मोधा कोतवाली क्षेत्र के कपसा के पास पुलिस मुठभेड़ में गोलीकांड के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्त मुठभेड़ में घायल हुए और उन्हें इलाज के लिए सीएचसी मोधा में भर्ती कराया गया। ये कार्रवाई मोधा कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने की है। प्रभारी निरीक्षक मौधा और उनकी टीम को सूचना मिली कि थाने पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 315/25 धारा 109 बीएनएस आदि से संबंधित अभियुक्त शिवम उर्फ नीरज पुत्र नौखेलाल और आकिब उर्फ बाबू पुत्र रहमान निवासीगंज रागौल कस्बा मौधा ग्राम कपसा के पास स्थित पहाड़िया दाई मंदिर के पास जंगल में देखे गए हैं। पुलिस टीम द्वारा वहां पर पहुंचकर तलाश की गई तो अभियुक्त गणों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षात्मक गोली चलाई गई, जिससे अभियुक्त शिवम उर्फ नीरज के बाएं पैर पर व आकिब उर्फ बाबू के दोनों पैरों पर गोली लगी है। उन्हें बेहतर इलाज हेतु सीएचसी मौदा भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। इस बार तृतीय तिथि 24 और 25 सितंबर को 2 दिन तक मनाई जाएगी। इसे शुभ संयोग माना जा रहा है और ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए उत्तम माना जाता है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और मान्यता है कि उन्हें घंटे की ध्वनि अत्यंत प्रिय है। हमारा नाम मीनी योगेश्वर है। हम यहाँ के पुजारी हैं, महंत यहाँ के। आज चंद्रघंटा का दिन है, शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। क्या मान्यता है धार्मिक स्थान का और मंदिर का? देखिए, आज नवरात्र का तीसरा दिन है। माँ का 9 रूप यहाँ है। माँ का 9 दिन का दर्शन होता है। आज तीसरा दिन है। आज माँ का चित्रघंटा माँ का विशेष दर्शन पूजा होता है। इनकी मान्यता ये है काशी वासियों का, ये काशी खंड में है। और जब से शंकर जी प्रकट हुए तब से ये प्रकट, ये माई को बैठाया नहीं गया, ये प्रकट हुए हैं।
तब से इनका दर्शन पूजा होती है। इनका शरीर चंद्र के तरह चमकीला है और इनको सफ़ेद जी प्रिय है। काशीवासियों को मानना है जब यहाँ मृत्यु होती है तो यमराज नहीं ले जाते, स्वयं शंकर जी ले जाते हैं। तो ये माँ उनके कंठ में भी राजती हैं, तभी उनकी मृत्यु होती है। अति प्रिय है, क्या भक्त चढ़ाते हैं माँ जिससे अति प्रसन्न माँ को होते हैं? देखिए नारियल फूल माला प्रिय है, पर माँ को विशेष सफ़ेद चीज़ प्रिय है। सफ़ेद में आप मीठा है, खीर है, सफ़ेद चीज़ माँ को ज़्यादा भोग में प्रिय है। ज़्यादा नवरात्रि में श्रद्धालुओं ने शहर के विभिन्न मंदिरों और घरों में देवी की पूजा अर्चना की है। तालाब माता मंदिर और गुरसराय के मां काली पंडाल पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। आरती के दौरान भक्तों ने मां के चरण में शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया है। पंडाल में सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया। पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए और इसी के साथ लाइव प्रसारण की सुविधा भी इस बार उपलब्ध कराई गई। तो भक्तों की भारी भीड़ इस समय मंदिरों में लगी हुई है, जहां पर कतारबद्ध होकर पूजा अर्चना करने के लिए तमाम भक्तगण पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरह सख्त है और प्रशासनिक तैयारियां जो है पहले से ही हालांकि पूर्ण कर ली गई थी। ऐसे में नवरात्रि के समय पर जब अत्यंत संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं मंदिरों में, तो ऐसे में प्रशासन की ओर से पहले से ही क्राउड मैनेजमेंट यानी कि भीड़ प्रबंधन को लेकर तैयारियां की गई हैं और इसी के साथ साथ लाइव प्रसारण की सुविधा भी इस बार उपलब्ध कराई गई है। प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नजर है, कोई भी ऐसी असुविधा या कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना होने पाए, प्रशासन की ओर से सुनिश्चित किया जा रहा है। और आज मां चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जा रही है, तो ऐसे में विशेष तौर पर सभी जो व्रती महिलाएं हैं, जो व्रती पुरुष हैं या बच्चे हैं, जिन्होंने भी उपवास रखा है, वो पहुंच रहे हैं मंदिरों में, पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह तड़के से ही सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। ऐसे में हर दिन माँ के अलग स्वरूप की पूजा हो रही है और आज का दिन तीसरा दिन जब माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जा रही है और ऐसे में लगातार तमाम श्रद्धालु जो है मंदिरों का रुख कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।